नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो कि प्राय प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछा जाता है। चाहे हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें उसमें पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश या इसको साहित्य कोश भी कहा जाता है मित्रों, या साहित्य कोश। देखो, हिंदी शब्दकोश यानी जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश होता है, हम उसी प्रकार से हिंदी भाषा का भी एक शब्दकोश होता है। सीधे सीधे शब्दों में आप इसको ऐसे समझें कि जैसे मैंने आपको कहा कि किसी कक्षा में 20 बालक हैं, 20 विद्यार्थी हैं। मैंने आपको कहा कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और उनके नाम अलग अलग हैं। मैंने आपको कहा कि आप इनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब वर्णमाला के क्रम में आप व्यवस्थित करना है तो आप अंग्रेजी में तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए से प्रारंभ होने वाला जो नाम है वो लेंगे, उसके बाद में बी से प्रारंभ होने वाला नाम लेंगे, उसके बाद में सी से प्रारंभ होने वाला नाम लेंगे और उसके बाद में डी से प्रारंभ होने वाला नाम लेंगे और अंत में कहाँ चले जाएंगे, जेड तक चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं, आपको अंग्रेजी का जो शब्दकोश है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित नहीं करना है। हमारा जो हिंदी का शब्दकोश है उस हिंदी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। या ये कहूँ कि ये जो 20 विद्यार्थी हैं, इनके जो नाम है इनके नामों को अंग्रेजी के अनुसार आप व्यवस्थित न करके हिंदी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप हिंदी के अनुसार कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसी को आज हम पढ़ेंगे। भाई, अंग्रेजी में तो सीधा सा है कि सबसे पहले ए वाले, बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले और अंत में क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। लेकिन हिंदी में थोड़ा ये अलग है। अब अलग कैसे है, देखो, अलग इस प्रकार से है मित्रों। भाई, सीधी सी बात है, शब्दकोश, कोश का मतलब होता है खजाना, यानी शब्दों का खजाना। यानी शब्दों का क्या होता है, ये खजाना होता है एक तरह का। अब देखो, अगर हम हमारी हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। और स्वरों को लिखने का जो तरीका है, हम यही लिखते हैं, ए, आ, ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हम ऐसे ही लिखते हैं और उसके बाद में हमारा व्यंजन शुरू हो जाता है, क, ख, ग, ऐसे शुरू हो जाएगा। तो बात आती है कि इस हिसाब से हमारा जो हिंदी शब्दकोश है उसका पहला जो वर्ण है वो भी ऐसे प्रारंभ होना चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी की जो यानी मीनिंग है उसमें ए से प्रारंभ होने वाले सबसे पहले रखते हैं, तो हमारे यहाँ भी यानी स्वर ए सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले तो यही रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता है। देखो, हिंदी में शब्दों का यानी शब्दकोश होता है, उसमें वर्णों का क्रम क्या होता है। वर्णमाला लिखने में हम यही काम में लेते हैं, सबसे पहले ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ और उसके बाद में व्यंजन लिखते हैं। तो हमारा ए पहले नहीं आता है। हिंदी शब्दकोश का जो प्रथम खंड होता है वो देखो मित्रों क्या होता है, ध्यान रखना, हमेशा अनुस्वार वाला होता है। हिंदी शब्दकोश का जो प्रथम वर्ण होता है, हिंदी शब्दकोश का जो प्रथम वर्ण होता है वो अनुस्वार वाला होता है, ए। यानी ए जो अंग जिसको हम कहते हैं, ये हिंदी शब्दकोश का प्रथम खंड होता है। भाई, लिखने में हम ए जरूर लिखते हैं। जब ए, आ, ई, अंग ए है, ये सबसे अंत में जाता है। लेकिन यदि शब्दकोश को हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो हिंदी शब्दकोश में ये जो अंग ए है यानी अंग है, ये सबसे पहले आएगा। इसका मतलब अनुस्वार जो होता है, हिंदी शब्दकोश अनुस्वार से प्रारंभ होता है। तो देखो, प्रथम वर्ण हो गया ए, अनुस्वार यानी अंग वाला हो गया। और उसके बाद में देखो सीधा सा इसका जो अंतिम वर्ण होता है या अंतिम खंड भी बोल सकते हैं,
हिंदी शब्दकोश का अंतिम जो वर्ण है या खंड है वो है होता है, जिसको कि हम हल्दी वाला है कहते हैं। तो हमारा जो हिंदी का शब्दकोश है वो प्रारंभ तो किससे होगा? अनुस्वार से प्रारंभ होगा, यानी अंग से प्रारंभ होगा, और वो समाप्त कहाँ पे होगा? है पे समाप्त होगा। जैसे अंग्रेजी में ए से शुरुआत होती है और जेड अंतिम होता है, जहां ए से शुरुआत हो रही है तो हमारे हिंदी की शुरुआत कहां से हो रही है? अंग से हो रही है। जैसे अंग्रेजी में जेड आ रहा है उसी प्रकार से हमारे हिंदी में क्या आएगा? है आएगा। अब बाकी का क्रम कैसे होगा? ये तो प्रथम खंड और अंतिम खंड की बात हो गई। अब बाकी का कैसे क्रम होगा उसको भी देख लीजिए। पूरा उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जाएगा। उदाहरण भी अपन यहां करेंगे एक बार। देखो स्वरों का क्रम, स्वरों का जो क्रम होगा मित्रों, ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने बताया अनुस्वार, अनुस्वार सबसे पहले आएगा, हमेशा ध्यान रखना अनुस्वार। और उसके बाद में चंद्र बिंदु, अनुस्वार का जो तद्भव रूप होता है वो यानी चंद्र बिंदु, और उसके बाद में विसर्ग, ये चलता है। यानी एक जो हिंदी शब्दकोश होता है उसमें यह क्रम चलेगा। अब प्रत्येक वर्ण के साथ में यही क्रम चलेगा, अनुस्वार सबसे पहले, फिर उसके बाद में चंद्र बिंदु, और उसके बाद में विसर्ग, और यह क्रम अंत तक ऐसे ही चलता जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा? फिर देखिए ए, और उसके बाद में आ, और उसके बाद में ई, और दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, उसके बाद में री, उसके बाद में ए, उसके बाद में आई, ओ, और उसके बाद में औ। ये क्रम रहेगा मित्रों। जबकि देखो हम हिंदी वर्णमाला में जब स्वर लिखते हैं तो ये जो अंग और अह होता है ये सबसे अंत में आते हैं, लेकिन यहां कहां आ गए? प्रारंभ में आ गए हैं। यहां कहां आ गए? ये सबसे पहले आ गए हैं। यही क्रम चलता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर अनुस्वार आ रहा है तो पहले अनुस्वार वाला ही आएगा, वो चाहे किसी के ऊपर भी हो अनुस्वार, जरूरी नहीं कि ए वाला ही, नहीं, अनुस्वार जिसके ऊपर पहले आ रहा है वो पहले ही आएगा। यही क्रम चलता जाएगा। उसके बाद में चंद्र बिंदु, और उसके बाद में विसर्ग। अब ये तो बात हो गई स्वरों का क्रम, यानी स्वरों को कैसे हम व्यवस्थित करें हिंदी शब्दकोश के अनुसार। अब बात आती है, ये तो देखो स्वरों का क्रम हो गया, स्वरों का क्रम। अब बात करते हैं हम व्यंजन वर्णों की। व्यंजन का क्रम क्या होगा? अब देखो यहां से कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी शब्दकोश में ऐसे पहले कौन सा वर्ण आता है? हिंदी शब्दकोश में ऐसे पहले कौन सा वर्ण आता है? ऑप्शन आपके सामने, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है अनुस्वार, ऑप्शन दिया हुआ है चंद्र बिंदु वाला, ऑप्शन दिया हुआ है आ, और एक और ऑप्शन आ गया जैसे कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मैंने प्रश्न क्या किया? मैंने प्रश्न किया कि हिंदी शब्दकोश में ऐसे पहला वर्ण कौन सा होता है। अगर अब आपको ये विसर्ग वाला नहीं ध्यान है तो आप सीधा आंसर क्या करेंगे? चंद्र बिंदु करेंगे कि ऐसे पहले तो क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा न पूछ के ये पूछ ले कि आ से पहले कौन सा वर्ण आएगा, जिसे कह रहा है कि आ से पहले कौन सा वर्ण आएगा। अब आ से पहले वर्ण, और ऑप्शन में यही दिए हुए हैं, ऑप्शन हमारे सामने यही है, और द ऑप्शन ए और आ गया। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? आ से पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो यहां देखो आ से पहले, आ से पहले क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए आएगा। तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि हम तो हमारा जो स्वरों को लिखने का क्रम है उसको याद रखते हैं, जबकि हिंदी शब्दकोश में स्वरों को लिखने का क्रम जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये क्रम होता है। अब देखो बात करें व्यंजन की। व्यंजन में क्या होता है? देखो व्यंजन की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है, और क के बाद में क्या आता है? ख आता है। लेकिन हिंदी शब्दकोश में क के बाद में ख नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस बात को समझे। हिंदी में हमारे 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, छ, त्र, घ, और जिसको झ भी बोलते हैं, और स्र, जिसका उच्चारण यानी जय भी करते हैं। अब देखो ये जो छ है, हमेशा ध्यान रखना ये क प्लस स, मूर्धन्य स ऐसे बना है ये, और ये जो त्र है ये बना है त धन र धन ए, और जो यानी घे या झे है ये बना है ज य और ऐसे बना है।
और उसके बाद में श्रह जो है ये से धन रै धन ऐसे बना है, ये क्रम है। तो यहां देखो ये जो छ है ये कै के मेल से बना है, तो हमेशा ध्यान रखना छ का जो शब्दकोश में स्थान होगा वो कै के तुरंत बाद में होगा। तो यहां कै के तुरंत बाद में छ आएगा, अब उसके बाद में ख आएगा, फिर ग आ जाएगा, उसके बाद में घ आ जाएगा और उसके बाद में अपने अण खाली आ जाएगी, पंचम वर्ण आ जाएगा। ये तो हो गया इसका। उसके बाद में देखो च च छ, अब इसके बाद में जय, और जैसे हमने जहाज वाला जय लिखा तो उसके बाद में झंडे वाला झ आता है, लेकिन हम शब्दकोश के अनुसार देख रहे हैं इसको, तो शब्दकोश के अनुसार इस जहाज वाले झ के बाद में झ यानी घ आता है ज्ञानी वाला, और उसके बाद में आएगा झंडे वाला झ और उसके बाद में इसका पंचम वर्ण, ये क्रम रहेगा मित्रों। अब यहां आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी शब्दकोश में ख से पहले कौन सा वर्ण आता है, किससे पहले पूछ रहा है, ख से पहले पूछ रहा है, तो अपने तो दिमाग में रहता है कि ख से पहले तो क आता है और अपना यानी पहला ही ऑप्शन ये रहता है क वाला, और अपना दिमाग यानी हमारी नजर सीधी वहीं जाती है और वही अपन सही कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि ख से पहले क्या आ रहा है, छ आ रहा है। ऐसे ही यहां पूछ सकता है कि ज के तुरंत बाद में हिंदी शब्दकोश में कौन सा वर्ण आएगा, तो ज के तुरंत बाद में ज्ञानी वाला घ आएगा, ये ध्यान रखें। फिर देखिए ट ठ ड ढ और पंचम वर्ण, और उसके बाद में देखो तय, लेकिन अब तय के बाद में थ आता है, लेकिन यहां देखो तय से क्या बना है, त्रय बना है, तो तय के बाद में यहां त्रय आएगा और उसके बाद में थ होगा, फिर द होगा, फिर ध होगा और फिर न होगा पंचम वर्ण। उसके बाद में प के बाद में फ और उसके बाद में ब, प फ ब भ म, और उसके बाद में य र ल व, और उसके बाद में स, तीनों स तालव्य मूर्धन्य और उसके बाद में है, ये क्रम रहता है शब्दकोश के अनुसार। यहां ध्यान क्या रखना है, जो हिंदी वर्णमाला का क्रम है क्रम वही है, लेकिन एक तो इसको ध्यान रखना, एक इसको ध्यान रखना और एक इस त्रय को ध्यान रखना, और एक देखो यहां स वाला जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं मित्रों, यहां लिख देता हूं स, लेकिन अब इस स के तुरंत बाद में देखो श्रय आएगा, इस स के तुरंत बाद में श्रय आएगा और उसके बाद में मूर्धन्य स और उसके बाद में दंते स और उसके बाद में है, ये क्रम रहेगा। तो एक तो इसको छ ज्ञानी वाले घ और त्रय और एक श्रय, इन चार संयुक्ताक्षरों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी शब्दकोश जो होता है उसका क्रम, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है व्यंजनों का जो क्रम होता है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार होता है, लेकिन ये जो चार संयुक्ताक्षर हैं इनको बीच में बैठाना है। तो ध्यान दें, और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसके टुकड़े करना याद रखें कि टुकड़े इस प्रकार से होते हैं। तो इनका जो पहला वर्ण है उसी के तुरंत बाद में इनका स्थान होगा, पहला वर्ण जो है इसी के तुरंत बाद में इनका क्या होगा, स्थान होगा। तो इस प्रकार से आप, ये तो स्वरों को लिखने का क्रम हो गया हिंदी शब्दकोश के अनुसार, और ये व्यंजनों को लिखने का क्रम हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ उदाहरण के साथ में कि जब एग्जाम में प्रश्न आए तो प्रश्न को कैसे हल करें। देखो उदाहरण है आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने 4-5 शब्द लिखता हूं और वो 4-5 शब्द हैं, जैसे पहला शब्द है मृषण, फिर है मृदा, फिर है मरकट। देखो मृषण, मृदा, मरकट, मातरंड, एक और हो गया मृदंग। ये 4-5 शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने, ये मृदंग। अब यहां देखो,
आपको क्या करना है, आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है इनको, कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सा आएगा। मैंने अभी इनका क्रम नहीं, मैंने 1 2 3 4 5 शब्द लिखे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनमें 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा। अपन को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, देखो प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा आपका, प्रश्न को हल करने का तरीका होगा जो जितने भी आपको शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा, यानी उसका हम ये कहें कि पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, यानी उस शब्द को पूरा खोल के लिख लेंगे। पूरा खोलकर लिखने का मतलब है जैसे मैं में जो स्वर बाहर निकल रहा है उस स्वर को बाहर निकालो, उसके बाद में से में से ए को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में अणय, और अणय में से क्या बाहर निकाल दिया, ए को बाहर निकाल दिया। इसके बाद में देखो क्या है, मृदा, मृदा में देखो मैं में से क्या निकल गया, री निकल गया, उसके बाद में द, और द में से क्या निकल गया, आ निकल गया। ये इसका क्रम हो गया। इसके बाद में तीसरा जो है वो है मृकट। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं में से क्या निकलेगा बाहर, ए। अब देखो ऊपर रे लगा हुआ है, तो ध्यान दें जैसे हम लिखते हैं करम और एक ये लिखते हैं, ध्यान रखें जो ऊपर वाला रेफ वाला रे होता है, यानी ऊपर रे लगा होता है, वो आधा होता है हमेशा, यानी ये रे है ये तो आधा है, और ऐसे जो रे लगा होता है वो हमेशा पूरा होता है। और चाहे कैसे भी रे आ जाए, हमेशा रे जब ऊपर इस प्रकार से रेप के रूप में लगा हुआ हो तभी आधा होगा रे, अन्यथा चाहे रे किसी भी स्थिति में आए रे पूरा होगा। लेकिन जिस वर्ण के साथ में लगा हुआ होगा वो वर्ण आधा होगा। जैसे हम ट्रक लिखते हैं तो ट्रक लिख रहे हैं, इसमें भी रे पूरा है, ये केवल और केवल इसी में रे आधा है, यानी हलंत वाला है, इसमें भी रे पूरा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हुआ ट्रक में भी, यानी रे क्या है, पूरा है, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ध्यान दे इसी में क्या होगा, आधा होगा। अब करो भाई इसको, इसके टुकड़े कर रहे थे अपन, मरकट। देखो मरकट, मैं ए बाहर निकल गया, फिर रे की ध्वनि है, रे पहले से ही आधा है क्योंकि इसमें से ऊपर लगा हुआ है तो ये तो आधा है पहले से ही। उसके बाद में क्या है, क है, क में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, और उसके बाद में टे में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। फिर देखिए हमारे सामने है मातृंड। तो मातृंड में से माँ की ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, आ को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में रे हलंत वाला है, इसमें से कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं हो क्योंकि ऊपर रे लगा हुआ है, रेफ वाला रे है। फिर है तय में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, और उसके बाद में देखो प्लस पंचम वर्ण आ रहा है, ये पहले से ही आधा है, और उसके बाद में डे, और डे में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। फिर एक और रह गया मृदंग। मृदंग में से क्या करेंगे, मैं में से री बाहर निकल गया, फिर द आ रहा है, द में से क्या बाहर निकल गया, अंग बाहर निकल गया, और उसके बाद में ग में से क्या निकल गया, ए निकल गया। यदि आप इस प्रकार से टुकड़े करके इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और यदि ऐसा नहीं है कि हम इनको सीधा नहीं कर सकते, सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीधा करेंगे तो गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। आप बिना टुकड़े किए हुए शब्दों को सीधा देखकर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी अपन और उदाहरण देखेंगे, लेकिन हमारा प्रश्न 100% सही हो, उसमें गलत होने की गुंजाइश 1% भी ना हो, इसके लिए आप यदि शब्द के टुकड़े करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां देखिए, सभी में पहला वर्ण समान है, और एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले वर्ण से ही देखने लग जाएंगे। आप ये देखेंगे कि पहला तो सभी में समान आ रहा है, अगर पहला वर्ण ही असमान आ गया तो आप तो पहले से ही व्यवस्थित करना यानी शुरू कर देंगे, फिर उस प्रश्न की जो गोपनीयता है वो ही भंग हो जाएगी। तो देखो पहला वर्ण क्या है, सभी में समान है, मैं हलंत आ रहा है, सभी में समान है, देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अंग्रेजी में क्या करते हैं भाई, आपने 5 शब्द लिए ए से प्रारंभ होने वाले, 5 स्पेलिंग आपने ऐसे ली कि जो ए से प्रारंभ हो रही थी, तो
तो अब आप क्या करते हैं कि आप जो 5 स्पेलिंग ली थी आपको व्यवस्थित करना था शब्दकोश के अनुसार, तो पहले वर्ण के अनुसार तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे क्योंकि पहला वर्ण तो सभी का क्या था, ए था। तो यहां भी वही है, यहां क्या है, सभी में मैं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अंग्रेजी में क्या करते हैं, दूसरे वर्ण पे जाते हैं। यहां भी क्या करेंगे, दूसरे वर्ण पे जाएंगे। देखो दूसरा वर्ण यहां री, री, ए, आ, री, कितने आए हमारे सामने, एक तो आया री, एक आया हमारे सामने ए, एक आया हमारे सामने आ। ये 3 ही वर्ण आ रहे हैं। देख लीजिए री है 2 में, एक में ए है और इसमें भी री और आ। अब अभी मैंने आपको शब्दकोश के अनुसार स्वरों का क्रम बताया था। स्वरों का शब्दकोश के अनुसार क्रम क्या बताया था, सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद में चंद्र बिंदु, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में ए, यही तो बताया था। और उसके बाद में वही अपना क्रम रहेगा। देखिए अब री, ए, आ, देखो यहां आ तो बाद में है, तो री तो इसके भी बाद में आएगा। तो पहले क्या आता है, ए ही तो आ रहा है भाई। देखो अनुस्वार है नहीं, वो चंद्र बिंदु वाला भी है नहीं, विसर्ग वाला भी है नहीं, क्या है, ए है। कौन से में है, एक में है, मरकट में। इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा। ये कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। तो ये जो मरकट वाला उदाहरण था इसको हमने व्यवस्थित कर लिया। अब हमारे सामने क्या रह गए, एक तो आ वाला रह गया और एक री वाला। तो अब सीधी सी बात है, ए के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। ये लो, ये 2 नंबर पे आ जाएगा मात्रंड। अब कौन से बच गए, री वाले। री वाले कितने हैं, 1, 2, 3 है। तो हम क्या करेंगे, तीनों शब्दों में दूसरा वर्ण री है, तो आगे हम तीसरे वर्ण पे जाएंगे। तीसरा वर्ण देखो, मूर्धन्य से, यहां द्वात वाला द और इसमें भी द्वात वाला द। तो कितने आ रहे हैं, एक में तो क्या आ रहा है, देखो इसको मिटा देता हूं, इसको तो हमने कर ही लिया। अब देखो आगे हमारे सामने एक तो मूर्धन्य से आ रहा है और एक द्वात वाला द आ रहा है। आप खुद मेरे को बताओ, द पहले आता है या मूर्धन्य से पहले आता है, द पहले आता है। तो अब द वाले भी कितने हैं, 2 है। कौन कौन से में, एक तो यहां है और एक इसमें है, तो दोनों में ये समान है। आगे वाले पे जाओ, आ और यहां अंग। अब देखो अंग पहले आ रहा है जबकि आ तो बाद में आ रहा है। देखो यहां अंग है और यहां क्या है, आ है, तो आ वाला तो बाद में आएगा, अंग वाला पहले आएगा। इसका मतलब 3 नंबर पे क्या आएगा, मृदंग, 4 नंबर पे क्या आएगा, मृदा, और 5 नंबर पे क्या आएगा, मृषण। जो शेष रह गया वो अंत में आ गया। इस प्रकार से यदि आप शब्द के पूरे टुकड़े करके करेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एक और उदाहरण करते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। बहुत ही सरल है और हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जहां भी हिंदी व्याकरण सिलेबस में होती है, चाहे 2nd ग्रेड ले लें चाहे 1st ग्रेड ले लें। और 1st ग्रेड में तो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। देखिए और शब्द ले, हमारे सामने है जैसे तंग, जैसे तख्त, तक्कर। शब्दों का जो क्रम है, यानी शब्दों को व्यवस्थित कैसे करें, तक्स, तरक। एक और लिख देता हूं, तत्व। ये शब्द है हमारे सामने और इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप यानी अभी अभी शुरुआत में ही शब्दकोश पढ़ रहे हैं, पहले आपने शब्दकोश को नहीं पढ़ा है, तो टुकड़े करके ही हल करने का प्रयास करें। पहले बार बार अभ्यास करें और जब आप टुकड़े कर कर व्यवस्थित करने लग जाए तो आप पूरा सीधा कर सकते हैं। अभी मैं एक बार इसको टुकड़े करके व्यवस्थित करना बता रहा हूं और उसके बाद में सीधा भी करेंगे। देखो तंग है तो तंग के टुकड़े करेंगे, तय, तय में से क्या निकलेगा, अनुस्वार बाहर निकल जाएगा, ग रह गया, ग में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। फिर है तख्त, तय, तय में से ए बाहर निकल गया, ख पहले से याद है, इसमें से कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, और तय में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। फिर है तकर, तय। अब यहां देखो मैंने अभी बताया था कि अगर ऊपर रे लगा हुआ आएगा, रेप के रूप में, इस रूप में आएगा तभी रे आधा होगा, अन्यथा रे चाहे किसी भी स्थिति में आ जाए
रे पूरा होगा और जिस वर्ण में लगा हुआ होगा वो वर्ण क्या होगा, आधा होगा। तो यहां ये देखो तय, तय में से तो ए निकल गया प्लस, अब कै में लगा हुआ है रे, इसका मतलब यहां कै क्या है, आधा है, और रे क्या है, पूरा है, और रे में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको देख ले एक बार दोबारा, इधर ये लिखा हुआ था हमारे सामने। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी भी शब्द में इस प्रकार से रेप के रूप में रे लगा हुआ आ रहा है तभी रे क्या होगा, आधा होगा, अन्यथा चाहे कैसा भी किसी भी स्थिति में रे लिखा हुआ आ जाए वो रे क्या होगा, पूरा ही होगा। और हमेशा किसी भी वर्ण के अंदर यदि लगा हुआ आ रहा है तो वो हमेशा रे क्या होता है, पूरा होता है। तो यहां जब हम इसके टुकड़े करते हैं तय, कै और रे, ये टुकड़े होते हैं, इसका मतलब कै इसमें आधा था, और इसी प्रकार से मैंने किया, यहाँ कै आधा रे पूरा था और रे में से क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया। अब देखो अगले का, अगले के टुकड़े करें, तय, तय में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, फिर 6 अभी बताया था इसका टुकड़ा मूर्धन्य से और ए, अभी बताया था ना संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर ये किससे मिलकर बना है, कै धन से धन ए से मिलकर बना है। यदि यहाँ आ होता तो यहाँ आ बाहर निकल जाता, ई होती तो ई बाहर निकल जाती, बस जो स्वर होगा उस स्वर को अंत में रख देंगे। इसके टुकड़े हो गए। फिर तर्क देखो ऊपर रह आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ रह क्या है, आधा है, यहाँ रह क्या है, आधा है, ए हो गया, फिर रे आधा है इसमें, फिर कै में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। फिर तत्व देखो तय, तय में से ए निकलेगा, फिर तय पहले से ही आधा है, फिर वह, और वह में से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। अब देखो पहला वर्ण सभी में समान है, पहला वर्ण सभी में क्या है, समान है। यदि पहला वर्ण सभी में समान है तो हम अगले वर्ण के ऊपर जाते हैं। अगला वर्ण देखो यहाँ एक अंग ए, एक तो अंग है और एक क्या है, ए है। इन दो के अलावा तीसरा नहीं है दूसरे में, यानी जो इन 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 शब्द थे इनमें जो दूसरा वर्ण है ये दूसरा वर्ण या तो अंग है या ए है। अब भाई दोनों में से अंग और ए में से पहले कौन सा आता है, अंग आता है, अनुस्वार वाला पहले आएगा, इसका मतलब 1 नंबर पे क्या आएगा, टंग आएगा। अब बाकी कितने रह गए, बाकी सभी किससे प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे प्रारंभ हो रहे हैं। तो बाकी देखो ये सभी क्या है, समान है, देखो सभी ऐसे प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये तो हमने लिख ही लिया, पहला तो हो गया। अब यहां देखो तीसरे वर्ण पे जाओ, भाई पहला भी समान, दूसरा भी समान, तीसरे पे जाओ, ख, कै, कै, रे, तय, कितने आए, एक में तो है ख, ठीक है, एक में, 2 में कै, एक में रे, एक में तय, ये है। अब आप खुद मेरे को ये बताओ कि ख पहले आता है, कै आता है, रे आता है, तय आता है। सबसे पहले कै आएगा, सबसे पहले कै आएगा ना, तो कै देखो किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। आगे वाले वर्ण पे जाओ, रे आ रहा है, मूर्धन्य से आ रहा है, तो रे पहले आता है, से तो बाद में आता है, ये रे ले व से फिर आता है, ये रे ले वाली लाइन के बाद में से वाली लाइन आती है। इसका मतलब पहले क्या आएगा, यानी रे वाला आएगा, तो ये 2 नंबर पे आ गया, ये तो 2 नंबर पे। और फिर जो ये ख वाला है ये कितने नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया। और अब उसके बाद में देखो कै वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ख वाला एक ही था, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में कितने रह गए, 2 रह गए। यहां देखो रे है और तय है, तो तय पहले आता है, रे बाद में आता है, तो तय वाला ये 5 नंबर पे आ गया और ये 6 नंबर पे आ गया। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को क्या कर सकते हैं, यानी हिंदी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो पहला वर्ण सभी में समान था, दूसरे वर्ण के ऊपर गए, दूसरा वर्ण अंग था, बाकी में ए था, अंग पहले आता है, 1 नंबर पे आ गया। फिर देखो ए आ रहा था, आगे जब हमने तीसरे वर्ण के ऊपर देखा तो तीसरा वर्ण जब हम देख रहे हैं तो यहां देखो ख है, यहाँ कै है, यहाँ भी कै है, यहाँ रे है और यहाँ तय है। तो इनमें से पहले कै आएगा, तो कै आएगा तो कै वाले 2 हैं।
दो है तो ये भी दोनों में समान है। तो आगे वाला देखा, यहाँ र आ रहा है, यहाँ मूर्धन्य स आ रहा है, तो र पहले आता है, मूर्धन्य स बाद में आता है। ये दोनों भी व्यवस्थित हो गए। अब ये ख वाला बच गया था, क के बाद में ख आता है। अब यहाँ देखो र और तय, तो र और तय में से पहले क्या आता है, तय वाला आता है, और उसके बाद में र वाला आता है। इस प्रकार से आप शब्दों को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार। अब बात आती है कि क्या हम इनको सीधा भी कर सकते हैं, क्या इतने टुकड़े बिना किए हुए भी इनको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं देखो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप उसके टुकड़े कर कर ही उसको हल करें, अन्यथा प्रश्न गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, विश्व, 4-5 शब्द लिख रहा हूं। एक तो है विश्व, एक है विश्वंभर, और एक आ रहा है देखो विश्वास, ठीक है, और एक है विश्वस्त। ये मैंने 4 शब्द लिखे। अब आपको क्या करना था कि सीधा आप यानी बिना टुकड़े किए हुए आप ये कर रहे हैं कि 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा। अब देखो, बिना टुकड़े किए हुए कर रहे हैं तो सभी में 4 जो शब्द हैं, चारों में पहला वर्ण समान है, चारों में पहला वर्ण समान आ रहा है। इसमें भी वी, इसमें भी वी, इसमें भी वी, और इसमें भी वी। इसका मतलब दूसरे पे जाएंगे। यहां देखो स आ रहा है, तालव्य से आधा है, यहां भी तालव्य से आधा है, यहां भी तालव्य से आधा है, यहां भी तालव्य से आधा है। इसका मतलब दूसरा भी समान है। तो आगे हम तीसरे वर्ण पे जाएंगे। अब तीसरा वर्ण यहां देखो व, फिर यहां व अनुस्वार, यहां वा, और ये व। अरे मैंने अभी यही तो क्रम बताया था। अगर हम अपनी बारहखड़ी लिखें तो व अनुस्वार, व चंद्र बिंदु, व विसर्ग, फिर व, और उसके बाद में वा, यही तो करेंगे भाई, ऐसा ही तो करेंगे हम। यानी वर्णों को क्या कर दिया हमने, व्यंजन के साथ में स्वरों को लिख दिया, तो यही क्रम रहेगा। अब यहां देखो व अनुस्वार वा व, तो सबसे पहले क्या आया, अनुस्वार वाला। देखो अनुस्वार किस में है, इसमें है, तो ये 1 नंबर पे आएगा। अब आगे देखो, फिर देखो अनुस्वार के बाद में चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु किसी पे ही नहीं है। चंद्रबिंदु के बाद में विसर्ग, विसर्ग भी किसी में नहीं है। फिर क्या आएगा, व आएगा। तो वह देखो ये रहा और ये रहा, 2 में है, एक तो इसमें और एक इसमें। अब लेकिन इसके तो आगे और वर्ण ही नहीं है, जबकि इसके आगे और भी वर्ण आ रहा है। तो ये तो छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो छोटा पहले आएगा। तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा, फिर 3 नंबर पे ये आ जाएगा, और एक ही बचा हमारे सामने, 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से यानी बिना टुकड़े किए हुए भी कोई भी शब्द, कितने भी शब्द दिए हुए हैं, बिना टुकड़े किए हुए भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है आप ऐसा करते हैं तो, और जब आप यानी पूरे टुकड़े करके करते हैं तो प्रश्न सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ध्यान दें, इस प्रकार से ये हमारा हिंदी शब्दकोश था, या हम इसे साहित्य कोश भी कह सकते हैं। मुख्य बात इसमें जो है, मुख्य बात यही है कि 4 जो हमारे छ, त्रय, झ और स्रय, ये 4 जो संयुक्ताक्षर होते हैं ये महत्वपूर्ण है, इनका स्थान महत्वपूर्ण है। इनका स्थान कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि तय के बाद में, तय के तुरंत बाद में कौन सा वर्ण आएगा, तय के तुरंत बाद में कौन सा वर्ण आएगा, जबकि हमने तो वर्णमाला यानी वर्णमाला को रट रखा है, तय के बाद में तो थ आता है। लेकिन हिंदी शब्दकोश के अनुसार तय के बाद में क्या आता है, त्रय आता है। तो ये फिर कह रहा हूं, इन 4 को ध्यान रखना। ये तो किसके बाद में आएगा, क के बाद, क के बाद, और ये किसके बाद में आएगा, तय के बाद। तय वाली पूरी लाइन लिख देंगे तब आएगा उसके बाद। ये आएगा ज के बाद, और ये आएगा स के बाद। और इसमें भी ध्यान रखना, हलंत वाले के बाद में आएगा, क्योंकि हलंत वाला जो वर्ण होता है वो सबसे अंत में होता है।
और उसके बाद में ये स्थान होता है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से ये 4 है। अगर आप इनको सही कर देंगे और टुकड़े इसका सही कर लेंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, यानी सुव्यवस्थित कर देंगे, चाहे कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए। तो ये था मित्रों हमारा हिंदी का शब्दकोश। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।